वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मानव संसाधन भाग 4 के अंतर्गत आज हम आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। आज भाग 4 के अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सब हमारा हो गया है। आज हम जनसंख्या घनत्व क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रमाण जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व देखिए किसे कहते हैं, तो किसी भी निश्चित क्षेत्र या फिर किसी भी निश्चित यानी कि निश्चित रूप से जो भी क्षेत्र है वहाँ पे निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसका जो प्रमाण होता है वही जनसंख्या घनत्व है। जिसमें प्रति किलोमीटर के औसत में जितने लोग निवास करते हो उसे वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। जैसे जिसमें प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का दायरा, अब जैसे हम चौरस बनाएंगे और सब चारों बाजू उसकी 1-1 किलोमीटर की बनाएंगे तो जो एरिया बनेगा या जो विभाग बनेगा उसमें रहने वाले जितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उस लोगों की जो जनसंख्या या फिर निवास करने वाले जो लोग रहते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं कि उन्हीं के प्रमाण को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि आयत का अगर हम चौरस का अगर हम चित्र देखें या कल्पना करें कि चौरस की चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। उसी प्रकार एक भुजा का माप कितना है, 1 किलोमीटर। तो वैसे चारों भुजाओं का माप अगर हम 1-1 किलोमीटर का चौरस बनाएंगे तो उस चौरस के अंदर जितने लोग रहते हैं या निवास करते हैं उनकी जो जनसंख्या का प्रमाण होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी जनसंख्या का घनत्व है वो किन किन के साथ जुड़ा हुआ है, तो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। इतना जानिए। प्रांत दर फिर दिया हुआ है कुल जनसंख्या मिलियन में, फिर औसत वृद्धि दर है प्रतिशत में, और कुल उत्पादकता है दर, और फिर बाल मृत्यु दर, और फिर औसत उम्र वर्षों में दी गई है। यहाँ पर देखिए समग्र विश्व की जो कुल जनसंख्या है तो वो मिलियन में दी है। जैसे देखिए यहाँ पे 6749.7 मिलियन। फिर वहाँ की औसत वृद्धि दर कितनी है, प्रतिशत में दी है तो 1.2 यानी कि 1.2% की वृद्धि दर है। और कुल उत्पादकता दर कितनी है तो 2.54 की। और फिर बाल मृत्यु दर दिया है तो 49 का है। और औसत उम्र वर्षों में है तो पुरुषों की कितनी है तो 65.1 और स्त्रियों की 69.6। फिर विकसित देश की जो है वो कुल जनसंख्या कितनी है देखिए तो 1226.3 मिलियन। औसत वृद्धि दर कितना है तो 0.3%। फिर कुल उत्पादकता दर दिया हुआ है 1.60। फिर बाल मृत्यु दर है 7। और फिर यहाँ पर देखिए 7 दर दिया है 1000, ठीक है, तो 1000 में आएगी वो संख्या। और पुरुष और स्त्री जो है उनकी औसत उम्र कितनी है तो विकसित देशों में 73.0 इतनी औसत उम्र पुरुष की होती है और स्त्री की कितनी होती है तो 80.2। फिर विकासशील देश है, विकासशील अर्थात जिनका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, जो विकास करने के मार्ग पर है, ये उन्हें हम अविकसित भी नहीं कह सकते हैं और पूरी तरह से विकसित देश भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे जो देश होते हैं उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। तो वहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है तो 5523.4 मिलियन है। और फिर औसत वृद्धि दर है वो कितना है तो 1.4 है। फिर कुल उत्पादकता दर है तो 2.73 है। बाल मृत्यु दर 54 है। और फिर औसत उम्र है 63.8, 67.4। और इन सब की तुलना में देखिए नीचे भारत का दिया है कि कुल जनसंख्या कितनी है तो 1186.2 मिलियन। और औसत वृद्धि दर कितना है तो 1.5। फिर कुल उत्पादकता दर कितना है तो 2.78। और बाल मृत्यु दर 54।
औसत उम्र है 63.3 और स्त्रियों की है 66.6। अब जनसंख्या की दृष्टि से अग्रिम 10 देश दिए गए हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कौन से आगे जो देश है यानी कि जिसमें अधिक जनसंख्या है उन देशों की जनसंख्या की दृष्टि से जिनके नंबर पहले लगते हैं या अधिक जनसंख्या है उसके जो उच्च स्थान वाले देश हैं उनकी एक यहाँ पे आंकड़ेवारी दी है। देखिए क्रमांक दिए हैं लगभग 10 देशों की यानी कि ऊपर के जो 10 देश हैं जिनकी लोक संख्या अधिक है उसमें पहला नंबर लगता है चीन का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है या सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है तो चीन में। और कितनी है तो 1324.7 मिलियन है। क्रमांक को कौन सा लगता है तो 1। फिर यहाँ पर देखिए भारत है 2 नंबर पे। वहाँ की भारत की जनसंख्या कितनी दी है तो 1000, ये 2008 का और 2050 की संभावित जो जनसंख्या है उनकी भी आंकड़ेवारी दी गई है। ठीक है, तो इसकी तुलना करके दी है। तो पहले हम 10 देखते हैं कि 2008 की किस प्रकार है। तो फिर भारत की जैसे हमने देखी है। फिर 3 नंबर पे आता है यूएस की जनसंख्या है 304.5 मिलियन और क्रमांक यूएस का कितने नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में तो 3 नंबर पे। फिर 4 नंबर पे है इंडोनेशिया, यहाँ की जनसंख्या है 239.9 मिलियन। फिर 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, जहाँ की जनसंख्या है 195.1 मिलियन। फिर है 6 नंबर पे है पाकिस्तान, यहाँ की जनसंख्या 172.8 मिलियन। 7 नंबर पे है नाइजीरिया, यहाँ की लोक संख्या है 148.1 मिलियन। फिर 8वें नंबर पे है बांग्लादेश, यहाँ की लोक संख्या 147.3 मिलियन। फिर 9 नंबर पे है रूस 141.9 मिलियन। फिर 10वें नंबर पे है जापान और यहाँ पर देखिए जापान की जनसंख्या है 127.7 मिलियन और यहाँ पे प्रमाण दिया है 1 मिलियन अर्थात 10 लाख। 1 मिलियन अर्थात 10 लाख। अब यहाँ पर 2050 की संभावित जनसंख्या दी है। जैसे अभी भारत का जनसंख्या के मामले में दूसरा नंबर है, लेकिन अगर संभावना हो सकती है कि 2050 तक भारत 1 नंबर पे जाए और जनसंख्या कितनी रहेगी तो 1755.2 मिलियन। फिर 2 नंबर पे चीन रहेगा 1437.0 मिलियन। यूएसए रहेगा 438। यहाँ पर देखिए यूएसए की 2008 की जनगणना अनुसार कितनी दिखाई दे रही है 304.5 और यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी तो 438.2। फिर यहाँ पे इंडोनेशिया है 343.1 मिलियन। पाकिस्तान है 295.2 मिलियन। फिर नाइजीरिया दिया है 282.2 मिलियन। फिर ब्राज़ील दिया है 7वें नंबर पे 249.8। 8 नंबर पे बांग्लादेश 215.1। कोंगो डेम गणराज्य 189.3 और फिलीपींस रहेगा 150.1 मिलियन पे। यानी कि ये जो लोक संख्या के दर है ये 2050 में संभावित आंकड़ेवारी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार हो सकता है और भारत का नंबर 2 से 1 पर भी जा सकता है। सोचिए कितनी जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ावा हमें दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं दुनिया के सभी देशों में जनसंख्या का भिन्न प्रमाण है। अगर देखा जाए दुनिया के जितने भी देश हैं सभी में जनसंख्या भिन्न भिन्न है, इनका प्रमाण भी भिन्न है। हमारे देश में विविध प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या का प्रमाण समान नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा जो देश है यहाँ पे भी जो विविध प्रदेश है या विविध राज्य है या क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का प्रमाण समान नहीं दिखाई देता है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे अधिक है, कहीं पे ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा अधिक भी नहीं है। जितनी चाहिए उतनी बराबर है। तो नदी के किनारे मैदान, धार्मिक स्थान, यात्रा धाम, औद्योगिक क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे देखने को मिलता है तो नदी के किनारे।
के जो मैदान है वहाँ पर, फिर धार्मिक स्थान जहाँ पर है बड़े बड़े वहाँ पर, फिर यात्रा धाम है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, फिर औद्योगिक क्षेत्र है, डेल्टा प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र इत्यादि प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। जबकि पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश या जंगल के क्षेत्र में उन प्रदेशों की प्रतिकूलता के कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है। अब पहाड़ी प्रदेशों में ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ की जो प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उसके कारण लोग वहाँ पर अधिक रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे रेगिस्तान में, आपको पता है रेगिस्तान में अधिक गर्मी होती है या फिर पानी बहुत कम मिलता है, और फिर इतना ही नहीं, जंगल वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर भी प्रतिकूलता, विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलता हमें दिखाई देती है, जिस कारण जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर कम होता है। जनसंख्या का घनत्व कहाँ कहाँ पे कम होता है? तो पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश या जंगल के क्षेत्र में वहाँ की उस प्रदेशों की प्रतिकूलता के कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है। और जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ पे देखने को मिलता है? तो नदी के किनारे मैदान हुए, फिर धार्मिक स्थान हुए, फिर यात्रा धाम हुए, फिर औद्योगिक क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र, इन सभी जगहों पे जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए प्रवृत्ति दी है, जनसंख्या घनत्व वाले 5 बड़े राज्यों में अलग अलग रंग भर के दर्शाइए। अब यहाँ पर जनसंख्या की जो संख्यावारी है वो दर्शाई गई है, और यहाँ पर आपको खाली नक्शा दिया गया है 6.2। 6.1 है भारत की जनसंख्या घनत्व और 6.2 है भारत की राजनीतिक। और जनसंख्या घनत्व वाले 5 बड़े राज्यों में अलग अलग रंग भर के आपको दर्शाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब जिस प्रदेश की लोक संख्या अधिक होगी वहाँ पर आप अलग अलग 4 रंगों से भर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये भाग समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।